स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 29 का पार्ट 1। इसमें कुल आपको 65 प्रश्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज हम देखें तो आज हम चैप्टर को लेकर आए हैं बेरोज़गारी या बेकारी, उससे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखें, पहला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बेरोज़गारी है। ये पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ए चक्रीय, बी प्रच्छन्न, सी संरचनात्मक और डी मौसमी। तो आप जानते होंगे, इसको बता सकते हैं आप। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत के कृषि क्षेत्र में कहा जा रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप देखने में आता है। जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। ए पूर्ण बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी और डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ पे आप देखें तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कौन सी बेरोजगारी हमारे यहाँ कृषि क्षेत्रों में है, तो वह है मौसमी बेरोजगारी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच के बेरोजगारी को क्या कहते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक नौकरी छोड़ रहा है और एक नौकरी छोड़ कर जो वो दूसरे नौकरी की तलाश कर रहा है। जब तक वो नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी छोड़ने और जब तक नौकरी मिल नहीं जा रही है उसके बीच के बेरोजगारी को हम कौन सी बेरोजगारी कहते हैं। ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी घर्षण जनित बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी और डी अनैच्छिक बेरोजगारी। तो ये आएगा घर्षण जनित बेरोजगारी के अंतर्गत। किस पे आएगा? घर्षण जनित बेरोजगारी के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो शून्य हो जाती है। ए पूर्ण बेरोजगारी में, बी मौसमी बेरोजगारी में, सी अल्प बेरोजगारी में और डी प्रच्छन्न बेरोजगारी में। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, जो है ऐसी स्थिति, ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है, काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसका मतलब कि काम करने की पूरी योग्यता रखता है, वो फिर भी उसको योग्यता रखता है, साथ ही साथ वो काम करना भी चाहता है, काम करने की इच्छा भी है, लेकिन उसके बाद भी उसको काम नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं उसको। ए बेरोजगारी, बी मजबूरी, सी गरीबी, डी लाचारी। तो इसको कहा जाता है बेरोजगारी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से संरचनात्मक बेरोजगारी का अंतिम कारण माना जाता है। जो हमारे यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी है उसका अंतिम कारण क्या माना जाता है। ए सरकार, बी पूंजीपति, सी जनसंख्या और डी प्रौद्योगिकी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी की जो अंतिम कारण है वो माना जाता है जनसंख्या को। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है। भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है। ए 6.5%, 6.5%, बी 7.1%, सी 4.8% और डी 5.1%। तो यहाँ देखिए वर्तमान में जो हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है वो है 5.1%। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ये पूछा जा रहा है कि विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ए अनैच्छिक बेरोजगारी, बी ऐच्छिक बेरोजगारी, सी अर्ध बेरोजगारी और डी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ देखिए जो विकसित देश हैं वहाँ जो है ऐच्छिक बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऐच्छिक का मतलब कि काम है
लेकिन हमारा करने का मन नहीं है, रोज़गार है लेकिन हमारा करने का मन नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका जो है एक्टिव बेरोजगारी, हम जानबूझ के काम नहीं करते। चलिए आगे देखें, भारत में किस होना चाहिए था, यहाँ पे जो है भारत में किस एजेंसी द्वारा गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान लगाया जाता है। पूछा जा रहा है भारत में वो कौन सी एजेंसी है जो गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान लगाती है। ए NSSO, बी SSR, सी RBI और डी WWF। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमारे यहाँ गरीबी और बेरोजगारी का जो अनुमान लगाने वाली संस्था है वो है NSSO। ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अब NSSO क्या है, तो यहाँ पे आप देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो यहाँ पे देखिए यही क्या करता है, गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान हमारे यहाँ लगाता है। चलिए अगला देखिए, हम जो है तो ये कहा जा रहा है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी निम्नलिखित में से कहाँ देखने को मिलती है। ए ग्रामीण क्षेत्र में, बी शहरी क्षेत्र में, सी A और B दोनों में, और डी A और B दोनों में नहीं। तो यहाँ देखें जो प्रचंड बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में देखने को मिलती है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आ गया गरीबी या निर्धनता। तो हम यहाँ देखेंगे गरीबी और निर्धनता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखिए, भारत में गरीबी का आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि भारत में गरीबी का जो आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है। ए नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी A और B दोनों द्वारा, और डी उक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से निर्धन कौन है। ये कहा जा रहा है कि समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से निर्धन कौन है। ए अशिक्षित है, बी आर्थिक रूप से कमजोर है, सी सामाजिक रूप से शोषित है, और डी निम्न जाति का है। तो यहाँ पे आप देखें समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से जो निर्धन है उसको अशिक्षित को माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे धनी देश की बात हो रही है। ए कहा जा रहा है स्विट्जरलैंड, बी कहा जा रहा है आयरलैंड, सी कहा जा रहा है अमेरिका, और डी कहा जा रहा है सिंगापुर। तो विश्व का सबसे धनी देश जो 2024 के आंकड़े के आधार पे है वो है अमेरिका। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से विश्व का सबसे गरीब देश 2024 में कौन सा है। ये पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है। ए दक्षिणी सूडान, बी यमन, सी नाइजीरिया, और डी सोमालिया। तो यहाँ देखें तो विश्व का सबसे गरीब जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये आंकड़ा 2024 के आधार पे है, ध्यान रखिएगा। दूसरे वर्ष के आधार पर देखने पे हो सकता है कि गलती हो जाए। चलिए आगे देखें हम, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों और उनके गठन वर्ष को सही सुनिश्चित करने वाले कूट का चयन करें। ये कह रहा है कि यहाँ कुछ समितियाँ दी गई और उनके गठन का वर्ष दिया गया है, उनको सुनिश्चित करते हुए हमको क्या करना है, कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ समिति में दिया गया है आपको तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, सी लकड़वाला समिति, और डी अलग समिति। गठन वर्ष में दिया गया 2012, 1923, 1979 और 2005। तो हमको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो तेंदुलकर समिति की अगर हम बात करें तो तेंदुलकर समिति का जो गठन होता है वो होता है 2005 के अंतर्गत, तेंदुलकर समिति 2005। उसके बाद हम देखें तो रंगराजन समिति का गठन होता है 2012 में। उसके बाद आप देखें तो जो आपका लकड़वाला समिति है, लकड़वाला समिति का गठन होता है 1993 में, और अलग समिति का गठन होता है 1989 में। तो ये जो है सही उत्तर है। तो यहाँ पे देखें ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1। तो बी ऑप्शन पे आपको ये दिख रहा है, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे, ये आपका जो है सही होगा। चलिए आगे देखें, भारत सरकार ने श्रमिकों में व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए कौशल विकास रोजगार का शुभारंभ कब किया। ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने श्रमिकों में व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया।
ए वर्ष 2015, बी वर्ष 2017, सी वर्ष 2014 और डी वर्ष 2009। तो ये किया गया है कब? तो ये किया गया वर्ष 2015 में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से निर्धनता किस प्रकार की दशा है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निर्धनता किस प्रकार की दशा है? ए सापेक्षिक दशा, बी आपेक्षिक दशा, सी असापेक्षिक दशा और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए निर्धनता जो है सापेक्षिक दशा होती है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से किन देशों में सापेक्षिक गरीबी का प्रसार अधिक होता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों में सापेक्षिक गरीबी का प्रसार अधिक होता है? ए विकासशील देशों में, बी अविकसित देशों में, सी पूंजीवादी देशों में और डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे आप देखें तो सापेक्षिक गरीबी का जो विस्तार होता है, प्रसार होता है, वो पूंजीवादी देशों में सबसे अधिक होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, व्यवहारिक रूप से निर्धनता की समस्या का निर्धारण करने का सबसे प्रमुख आधार निम्नलिखित में से क्या है? ये कहा जा रहा है कि व्यवहारिक रूप से निर्धनता की समस्या का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित में से क्या है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी रहन सहन का स्तर, सी जनसंख्या घनत्व और डी लोगों के उपभोग का स्तर या उपभोग का स्तर। तो यहाँ देखें इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जो है प्रति व्यक्ति आय। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है निर्धनता की समस्या को ज्ञात करने का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, भारत सरकार, ये कहा जा रहा है भारत सरकार ने गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया है? या भारत सरकार गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन करती है? ए लकड़वाला समिति, बी मेहता समिति, सी तेंदुलकर समिति और डी मंडल समिति। तो यहाँ पे आप देखें तो जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ए लकड़वाला समिति। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखें तो मादक द्रव्य व्यसन, तो मादक द्रव्य व्यसन संबंधित चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें, मनुष्य की वह आदत जिसे वह हानिप्रद समझते हुए भी छोड़ने में स्वयं को असमर्थ पाता है उसे निम्नलिखित में से कहा जाता है? मनुष्य की वह आदत जिसे वह हानिप्रद समझता है, वो जानता है कि मुझे हानि कर रहा है लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ने में असमर्थ रहता है, तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए फैशन, बी व्यसन, आसक्ति या लत, सी असाधारण और डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है व्यसन, आसक्ति या लत, जो चाहकर भी व्यक्ति उसे छोड़ नहीं पाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला, मद्य निषेध का तात्पर्य है। ये कहा जा रहा है कि मद्य निषेध का क्या तात्पर्य है? ए मदिरा उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना, बी मदिरा के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाना, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसके लिए सही उत्तर होगा सी ए और बी दोनों। तो मद्य निषेध का मतलब होता है मदिरा उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना और मदिरा के क्रय विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाना। चलिए आगे देखें आप, समाजशास्त्रियों में मद्यपान के 3 कारण बताए गए हैं। समाजशास्त्रियों ने मद्यपान के 3 कारण बताए हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसे समाजशास्त्रियों द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है? ए मित्रों का दबाव, बी प्रबल उपसंस्कृति, सी व्यावसायिक दबाव और डी सामाजिक पर्यावरण का दबाव। तो यहाँ पे आप देखें तो जो समाजशास्त्री हैं वह मद्यपान के लिए 3 कारण बताते हैं। ये कहते हैं कि मित्रों का दबाव होता है, प्रबल उपसंस्कृति होती है और सामाजिक पर्यावरण का दबाव होता है। व्यावसायिक दबाव इन्होंने चर्चा नहीं किया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे 23 का सी। अगला देखें, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है? ये कहा जा रहा है भारत के निम्नलिखित किस राज्यों में या किन राज्यों में पूर्ण रूप से जो है शराबबंदी लागू है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी झारखंड। तो इसमें आता है गुजरात। यहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी जो है वो लागू है वैधानिक रूप से। अगला देखें, भारत की किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पूर्ण मद्य निषेध को लागू किया गया था? ये कहा जा रहा है भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में पूर्ण रूप से मद्य निषेध पूरे देश में लागू किया गया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी जवाहरलाल नेहरू और डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये हैं मोरारजी देसाई। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित में से नशीले पदार्थ शरीर की क्रियाशीलता पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? ये कहा जा रहा है कि नशीले पदार्थ शरीर की क्रियाशीलता पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। ए, बढ़ाते हैं, बी, नष्ट करते हैं, सी, कम करते हैं और डी, कोई प्रभाव नहीं डालते। तो ये जो है शरीर की क्रियाशीलता को जो है नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं लंबे समय तक सेवन करने पर। अगला, मद्य निषेध से संबंधित, ये कहा जा रहा है मद्य निषेध से संबंधित टेकचंद समिति का गठन कब किया गया था? ए, सन 1961 में, बी, सन 1963 में, सी, सन 1967 में और डी, सन 1968 में। तो यहाँ आप देखें तो टेकचंद जो समिति है वो मद्यपान निषेध के लिए गठित किया गया था और ये गठन हुआ था 1963 में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में किसी विशेष अवसर या त्यौहार पर शराब की बिक्री या परिवहन पर रोक या प्रतिबंध को कहा जाता है? कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में किसी विशेष अवसर पर या त्यौहार पर जो है शराब की बिक्री और उसके परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ए, शुष्क दिवस, बी, प्रतिबंध दिवस, सी, समर्पण दिवस और डी, आदर दिवस। तो इसको कहा जाता है शुष्क दिवस। क्या कहा जाता है? शुष्क दिवस। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, शराब का उत्पादन या बिक्री निम्नलिखित में से किसका विषय है? ए, केंद्र सरकार का, बी, राज्य सरकार का, सी, ए और बी दोनों का और डी, युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो शराब का उत्पादन और बिक्री है वो राज्य सरकार का विषय है, राज्य ही तय करती है, राज्य ही नियम कानून बनाती है। तो यहाँ पे आप देखिए राज्य सरकार का विषय है, तो बी पे आप टिक लगा लेंगे, तो 29 का बी। अगला, भारतीय समाज में मद्यपान करने का सर्वप्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय समाज में मद्यपान करने का सर्वप्रमुख कारक आपसे पूछा जा रहा है। ए, नैतिकता का अभाव, बी, अशिक्षा एवं अज्ञानता, सी, गरीबी और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें इसका प्रमुख कारण है अशिक्षा और अज्ञानता। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी पे टिक लगा लेंगे। अगला देखें चैप्टर आ जाता है आपका, वो है वेश्यावृत्ति से संबंधित। तो यहाँ भी हम प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आता है, किसने वेश्यावृत्ति को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में देखा है जो विवाह की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करती है? ये कहा जा रहा है किसने वेश्यावृत्ति को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में देखा है जो विवाह की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करती है? ए, किंग्सले डेविस, बी, मैक्स वेबर, सी, पार्सन्स और डी, मजुमदारियों मदान। तो ये कथन है किंग्सले डेविस का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रमुख आदेश में सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में कब मान्यता दी है? ये कहा जा रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में कब मान्यता दिया गया? इसका मतलब है कि सेक्स वर्कर के रूप में मान्यता कब मिली वेश्यावृत्ति को? ए, वर्ष 2020 में, बी, वर्ष 2022 में, सी, वर्ष 2006 में और डी, वर्ष 2017 में। तो ये जो है हाल ही में अभी हुआ और वो है वर्ष 2022 में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। तो ये कहा जा रहा है कि स्त्रियों तथा कन्याओं का अवैधिक व्यापार निषेध अधिनियम कब बनाया गया? ए, वर्ष 1980 में, बी, वर्ष 1952 में, सी, वर्ष 1951 में और डी, वर्ष 1956 में। तो ये कब बनाया गया भाई? तो ये बनाया गया वर्ष 1956 में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसने यह भविष्यवाणी की है कि वेश्यावृत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती? किसने यह भविष्यवाणी की है कि वेश्यावृत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती? ए, किंग्सले डेविस, बी, मैक्स वेबर, सी, पार्सन्स और डी, मजुमदारियों मदान। तो ये भविष्यवाणी की गई है किंग्सले डेविस के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, पंजीकृत वेश्याएं जिन क्षेत्रों में रहती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है? तो पंजीकृत वेश्याएं जिन क्षेत्रों में रहती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। ए, ब्लू लाइट एरिया, बी, पिंक लाइट एरिया, सी, रेड लाइट एरिया और डी, ब्लैक लाइट एरिया। तो ये कहा जाता है रेड लाइट एरिया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, प्राचीन काल में वेश्याओं को कहा जाता था? प्राचीन काल में वेश्याओं को क्या कहा जाता था? ए, गणिका, बी, कुटनी, सी, अमाजू और डी, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पे आप देखें तो प्राचीन काल में वेश्याओं को गणिका, कुटनी, अमाजू इन सभी नामों से नवाजा जाता था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखें, भारतीय संविधान का कौन सा, ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करता है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करता है। ए अनुच्छेद 23(1), बी अनुच्छेद 46(1), सी अनुच्छेद 21(1) और डी अनुच्छेद 72(1). तो यहाँ पे आप देखें तो वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करने का काम करता है अनुच्छेद 23(1). तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किन अभिलेखों में सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है, ये पूछा जा रहा है किन अभिलेखों में सबसे पहले वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है। ए महाभारत में, बी रामायण में, सी ऋग्वेद में और डी अथर्ववेद में। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है वेश्यावृत्ति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण। वेश्यावृत्ति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण निम्नलिखित में से किसने किया है। ए मैक्स मुलर ने, बी किंग्सले डेविस ने, सी टायलर ने और डी दुर्खीम ने। तो ये वेश्यावृत्ति का जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है वो किया गया किंग्सले डेविस के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, अनैतिक व्यापार निलंबन अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार निलंबन अधिनियम 1956 के तहत क्या वेश्यावृत्ति की अनुमति है। ए हाँ, बी नहीं, सी विवादपूर्ण और डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखें तो वेश्यावृत्ति की अनुमति है, हाँ पे आप चिन्ह लगाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है भिक्षावृत्ति का चैप्टर आ जाता है। अब यहाँ देखें इसमें से कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण। भिक्षावृत्ति का एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारक क्या माना जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि भिक्षावृत्ति का एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारक क्या माना जा सकता है। ऑप्शन है आपके रोजगार की उपलब्धता, बी गरीबी और बेरोजगारी, सी नशाखोरी और डी लोगों का आलसी होना। तो यहाँ पे आप देखें तो सामाजिक आर्थिक कारक माना जा सकता है गरीबी और बेरोजगारी को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से भिक्षावृत्ति का प्रमुख सामाजिक कारक क्या है। ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से भिक्षावृत्ति का प्रमुख सामाजिक कारक, यहाँ सामाजिक आर्थिक कहा गया था, ये कहा जा रहा है सामाजिक कारक क्या है। ए ऑप्शन देखें सामाजिक असमानता और गरीबी, बी धार्मिक असमानता और बेरोजगारी, सी मनोरंजन की कमी और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए तो जो सामाजिक कारक माना जाएगा वो माना जाएगा सामाजिक असमानता और गरीबी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है निम्नलिखित में से या निम्न में से भिक्षावृत्ति का सांस्कृतिक कारण हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भिक्षावृत्ति का सांस्कृतिक कारण क्या हो सकता है। ए जलवायु परिवर्तन, बी शिक्षा का अभाव, सी प्राकृतिक आपदा और डी कुछ समुदायों का वंशानुगत पेशा। तो जो सांस्कृतिक कारण है वो हो सकता है कुछ समुदायों का वंशानुगत पेशा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, वह कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है जिसका उल्लंघन संगठित भिक्षावृत्ति में होता है। अब ये कहा जा रहा है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन संगठित भिक्षावृत्ति के अंतर्गत उसका उल्लेख किया जाता है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 23। तो कौन सा है भाई इसमें, तो ये है अनुच्छेद 23। तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं हम जो है भिक्षावृत्ति को कम करने का कारगर उपाय हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि भिक्षावृत्ति को कम करने का कारगर उपाय क्या हो सकता है। तो ए ऑप्शन देखें भीख देने से मना करना, बी पुनर्वास एवं कौशल प्रशिक्षण, सी उन्हें पकड़कर जेल में डाल देना और डी उन्हें महंगा उपहार उपलब्ध कराना। तो यहाँ भिक्षावृत्ति को कम करने का जो कारगर उपाय हो सकता है वो है पुनर्वास और कौशल प्रशिक्षण देना। भिखारियों को पुनर्वास किया जाए, उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो रोजगार व्यवसाय में आ सकें। अगला, संगठित भिक्षावृत्ति के गिरोहों द्वारा सबसे अधिक किसका शोषण किया जाता है। जो संगठित भिक्षावृत्ति के गिरोह हैं उनके द्वारा सबसे अधिक किनका शोषण किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ए वृद्धजनों का, बी विकलांगों का, सी महिलाओं बच्चों का और डी अशिक्षित लोगों का। तो ये जो गिरोह होते हैं भिक्षावृत्ति के वो सबसे अधिक शोषण करते हैं महिला और बच्चों का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखें जनसंख्या की समस्या। तो यहाँ कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे इस चैप्टर से।
तो यहाँ आप देखें वस्तुतः डी फैक्टो जनगणना विधि संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि डी फैक्टो जनगणना विधि किससे संबंधित है? ए, एक पखवाड़ा पहले लोग कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से। एक पखवाड़ा पहले लोग कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से। बी, एक रात पहले कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से। सी, अस्थायी आवासीय परिस्थिति पर आधारित जनगणना से। और डी, उपरोक्त किसी से नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए जो डी फैक्टर है आपका वो जो है संबंधित है एक रात पहले कहाँ रहे इस पर आधारित जनगणना से। अगला देखें, निम्न में से भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? ये पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? ए, जन्म दर का बढ़ना। बी, तीव्र नगरीय वृद्धि। सी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। और डी, मृत्यु दर में कमी। तो यहाँ पे आप देखें तो भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि का जो इस समय महत्वपूर्ण कारण है वो है मृत्यु दर में कमी। तो यहाँ देखें कि जनसंख्या वृद्धि दर तो हमारी है ही है, साथ ही साथ आप देखें तो बड़ी तीव्र गति से हमारे यहाँ मृत्यु दर जो है घटा है, जिसके कारण से हमारी जनसंख्या बढ़ी है तीव्र गति से। अगला देखें, भारत में जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष माना जाता है। ये कहा जा रहा है भारत में जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष किसे माना जाता है? ए, वर्ष 2021 को। बी, वर्ष 1935 को। फिर से सुन लें, ए, वर्ष 1921 को। बी, वर्ष 1935 को। सी, वर्ष 1931 को। और डी, वर्ष 1911 को। तो हमारे यहाँ जो महान विभाजन वर्ष माना जाता है वर्ष 1921 को माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, स्वामीनाथन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ये कहा जा रहा है स्वामीनाथन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ए, गरीबी से। बी, शिक्षा से। सी, जनसंख्या से। और डी, स्वास्थ्य से। तो ये संबंधित है जनसंख्या से। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना कब की गई? ए, 1961 में। बी, 1952 में। सी, 1956 में। और डी, 1951 में। तो यहाँ पे आप देखिए तो केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना हमारे यहाँ की गई वर्ष 1956 में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत में कब जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रही? ये पूछा जाए भारत में कब जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक रही? ए, सन 1951 से 61 के दौरान। बी, सन 1991 से 2001 के दौरान। सी, सन 1961 से 1971 के दौरान। और डी, वर्ष 1971 से 1981 के दौरान। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि दर रही वो रही सन 1961 से 1971 के बीच। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन कब किया गया? ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन कब किया गया? ए, वर्ष 2001 में। बी, वर्ष 2005 में। सी, वर्ष 2008 में। और डी, वर्ष 2000 में। तो यहाँ पे आप देखें तो जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन किया गया वर्ष 2000 में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? ये कहा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? ए, वर्ष 1951 में। बी, वर्ष 1952 में। सी, वर्ष 1956 में। और डी, वर्ष 1961 में। तो हमारे यहाँ परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो किया गया था वर्ष 1952 में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर हमारा आ जाता है समाज कल्याण कार्यक्रम। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लें समाज कल्याण कार्यक्रम से। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ए, लैंगिक असमानता दूर करने के लिए। बी, आर्थिक असमानता दूर करने के लिए। सी, सामाजिक असमानता दूर करने के लिए। और डी, कुपोषण दूर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए सबरी संकल्प योजना जो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उसका उद्देश्य था कुपोषण को दूर करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ निम्न में से कब हुआ? ए, 24 फरवरी 2019 को। बी, 2 अक्टूबर 2014 को। सी, 24 सितंबर 2019 को। और डी,
2 अक्टूबर 2016 को। तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका शुभारंभ जो है वो किया गया था 24 फरवरी 2019 को। कब किया गया था? 24 फरवरी 2019 को। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, बी उत्तर प्रदेश के बलिया से, सी हरियाणा के पानीपत से और डी राजस्थान के नागौर से। तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका शुभारंभ जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का महत्व परीक्षा के लिए और बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला देखें, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये पूछा जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया? ए 24 फरवरी 2019, बी 25 दिसंबर 2019, सी 23 सितंबर 2018 और डी 27 जून 2023 को। तो कब किया गया भाई आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ? तो ये किया गया 23 सितंबर 2018 को। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन सही। चलिए अगला देखें आप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी योग्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलती है? ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी योग्य छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष उनके खाते में कितनी राशि मिलती है? ए 2000, बी 8000, सी 6000 और डी 4000। तो ये राशि मिलती है 6000 की प्रतिवर्ष। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से महिला उत्थान के लिए कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से महिला उत्थान के लिए कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था नहीं है। ए छाँव, बी सेवा इंडिया, सी नजरिया और डी स्वयं। तो यहाँ पे आप देखें तो जो सेवा इंडिया है ये जो है महिला उत्थान के लिए कार्य नहीं करता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी छाँव, नजरिया और स्व ये सभी गैर सरकारी संगठन है जो महिला उत्थान के लिए काम करती हैं। तो 60 का आपका बी उत्तर सही हो गया। अगला देखें आप जो है, तो ये कह रहा है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब लागू की गई? ए वर्ष 2020 में, बी वर्ष 2023 में, सी वर्ष 2021 में और डी वर्ष 2019 में। तो ये जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या सुमन योजना है ये शुरू किया गया कब? तो ये शुरू किया गया 19 में, 2019 में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, कामगार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, कामगार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए वर्ष 2003, बी वर्ष 2013, सी वर्ष 2021 और डी वर्ष 2011। तो ये पारित किया गया है 2013 में। तो ये जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? या सामान्य तौर पे आप देखें कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? ए 2 फरवरी 2019, बी 2 अक्टूबर 2014, सी 2 सितंबर 2019 और डी 2 अक्टूबर 2016। तो यहाँ पे आप देखें तो जो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछा जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अभिनव भारत अभियान, बी सशक्त भारत अभियान, सी शुद्ध भारत अभियान और डी निर्मल भारत अभियान। तो यहाँ स्वच्छ भारत अभियान को जो है निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 65वां और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस वीडियो का, तो ध्यान से देखें। ट्रिपल तलाक के मुद्दे से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ए वर्ष 2019, बी वर्ष 2017, सी वर्ष 2016 और डी वर्ष 2021। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो अधिनियम लागू किया गया वो किया गया
2017 में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, उपयोगी साबित हो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।